हिंदी में वार्तालाप करें और यू वुड वांट इट इन इंग्लिश? सर हिंदी। हिंदी में। यस सर। बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा, ऋचा प्रियदर्शिनी। एक बहुत फेमस इंडिया की पर्सनालिटी थी जो अपने नाम के पहले प्रियदर्शनी लगाती थी, कौन थी? ऑनरेबल इंदिरा गांधी। लेट इंदिरा गांधी। यस। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी उनका नाम था। यस क्या मतलब होता है प्रियदर्शनी का? सर, जो देखने में सुंदर हो वाह, उसको इंदिरा गांधी भी प्रियदर्शनी सुंदर बोलते थी, हैं। आप भी सुंदर है, तो इसलिए शायद लगाया थैंक यू सर। होगा। एग्रीकल्चर कहाँ से किया आपने? सॉरी सर। एग्रीकल्चर का कोर्स कहाँ से पास किया? सर डीआरपी से यू पूसा से। डीआरपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। पूसा, जो भागलपुर के आसपास है। समस्तीपुर में है सर। समस्तीपुर में हो? यस सर। अच्छा, वहाँ से किस ईयर में पास किया? सर 2018 में। 2018 में। हम्म। एग्रीकल्चर के जो भीष्म पितामह थे उनका अभी स्वर्गवास हो गया। उनका नाम बताइए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था ये बताइए। सर ऑनरेबल लेट एम.एस. स्वामीनाथन सर थे, और उन्होंने ही इंडिया में फर्स्ट टाइम हाइब्रिड वेराइटी को इंट्रोड्यूस किया था, और उनको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोल सकते हैं सर इंडिया के पर्सपेक्टिव। ग्रीन रेवोल्यूशन किस पीरियड में आया था इंडिया में? सर 1965। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अलावा उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा उसके आगे पीछे, खाली ग्रीन रिवॉल्यूशन? नहीं सर, ग्रीन रिवोल्यूशन के अलावा उन्होंने ही मतलब हाइब्रिड वैरायटी लॉन्च करी थी, और इंडिया को साइंटिफिक एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा मोटिवेट किया था सर। इसके पहले इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो मोस्टली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम था, और उनके बाद से हम लोग साइंटिफिक एग्रीकल्चर सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट करने लगे सर। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या तात्पर्य है? सर जो भी स्टेट फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन में छूट गए थे, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उन लोग के लिए सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है सर। और उसमें हम लोग ज़्यादा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप पे भी ध्यान देंगे, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप पे भी ध्यान देंगे सर। बस इतना ही, और कोई बेसिक नहीं? ये सर अलाइड सेक्टर्स को भी हमने डेवलप। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या सीखा, उनकी कमियां क्या थी उसमें? सर फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। एनपीके यस सर। जानती हो ना? यस सर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो उसका सर ज़्यादा यूज़ हुआ। इसके लिए हमारा जो सॉइल था सर, वो फर्टिलिटी होने के साथ साथ पॉइजनस भी हो गया, जिससे हमारा सर जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है उसमें सॉइल के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन भी हो गया, और वहाँ पे कैंसर पेशेंट ज़्यादा हो गए। तो उससे हमारी ये सीख थी कि हम फर्टिलाइज़र का जुडिशियस यूज़ कैसे करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कैसे शिफ्ट करें सर। अभी एक नैनो फर्टिलाइजर निकाला गया है, पता है किसने निकाला और क्या है ये? सर नैनो फर्टिलाइज़र नाम तो नहीं पता है, सॉरी सर, बट मुझे उसका कॉन्सेप्ट पता है सर। नैनो फर्टिलाइज़र साइज़ में बहुत स्मॉल साइज़ का होता है सर, और उसका हम लोग फर्टिलाइज़र का जो मिसयूज़ ज़्यादा होता था लीचिंग प्रोसेस में, उसको कम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और प्रिसाइज फार्मिंग के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं सर। किसने विकसित किया है नहीं पता आपको? सॉरी सर, मैं सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का कोऑपरेटिव फार्म शरीफ को। इसको का किया हुआ है, जानना चाहिए नहीं इसके बारे में। ये बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट फार्मिंग, यस नाम सुना होगा आपने? Yes. एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। यस दोनों में क्या क्या विभेद है? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट फार्मिंग में अगर हम इनपुट की बात करें, तो जीरो बजट फार्मिंग में हम ये करते हैं कि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा आउटसाइड से मटेरियल जो भी हमें बाहर से परचेज करना पड़े वो हम करने से अवॉइड करते हैं सर जीरो बजट फार्मिंग में। फिर जबकि करते क्या, कैसे करेंगे फार्मिंग को, कहाँ सर से लाएंगे इस चीज़ों को? यस सर, जो भी लैंड में होता है सर, जैसे कि उसमें हम फर्टिलाइज़र के लिए जो क्रॉप रेसिड्यू होता है उसको ही मतलब सर उसको ही कल्टीवेट करके और उसको ही डिकम्पोज करके उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते चलिए हैं। ओके, और ऑर्गेनिक में क्या होता है? सर ऑर्गेनिक में सर हम एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं सर, लेकिन हम बाहर से सर ऑर्गेनिक रिलेटेड लाइक वर्मी कंपोस्ट परचेज कर सकते हैं सर। और सर जो काउडंग होता है वो भी हम बाहर से परचेज करके डाल सकते हैं, उसमें केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं सर। कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट इंडिया में बना ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के सर लिए? सिक्किम। सिक्किम बना। Yes. इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं?
सर सिक्किम है अभी, और अदर स्टेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं सर, बट आसाम और जीरो अरुणाचल। बजट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, किससे जुड़ा हुआ है ये नाम? सर मैं 2 मिनट का टाइम ले सकती हूँ रिकॉल करने के लिए। सुना है कभी? ये सर मैं उनके बारे में पढ़ी हुई भी हूँ, बट मैं अभी नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा है। नाम भी ऐसा महाराष्ट्रियन नाम है वो। ये सर मतलब साउथ से वो साइंटिस्ट थे, तो इसलिए अभी सॉरी सर, मैं इसको देखूंगी जाके। ठीक, वो जानना चाहिए। ये बताइए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है उससे परिचित हैं? फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नहीं, तो इन्हीं से संबंधित बिहार के कृषि उससे आपका है परिचय? बिहार में जो कदम लिए गए हैं कृषि को प्रोत्साहन के लिए, तो उसमें जो अभी उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी कुछ बनाई है, उसके कुछ फीचर्स बता सकती हैं? किया था, और वो 2007 से 2012 तक चला सर, फर्स्ट कृषि रोड मैप, जिसमें हम लोग सीड प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे थे सर। सेकंड कृषि रोड मैप 2017 टू 2022 चला सर, उस पर हमारा सर मोस्टली फोकस था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। और जो हमारा थर्ड कृषि रोड मैप था सर, और अभी रिसेंट में 1 अप्रैल 2023 से हमारा कृषि रोड मैप 4th इंट्रोड्यूस किया गया है सर। इसमें हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप पे और एलाइड सेक्टर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं सर। तो इसमें कौन से फोकस प्रोडक्ट्स हैं कोई जो आइडेंटिफाई किए हैं? यस सर, हम मिलेट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मिलेट्स पे, और सर डेयरी सेक्टर पे भी, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी डेवलप करने का काम कर रहे हैं। ऐसी कुछ जिसको कहते हैं कृषि धरोहर, ऐसी क्रॉप भी हैं जिनको जीआई टैग मिला है? यस सर, पहला तो सर शाही लीची मुजफ्फरपुर को मिला है, और एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट के कतरनी चावल को भी दिया गया है, और मखाना को भी दिया गया है सर। और एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर कहीं स्थापित हो रहा है, यस वो कहाँ पर है? सर ये भी बिहार में ही ये किया जा रहा है सर, बट मैं एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, सॉरी सर। तो कृषि में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यस वो उसकी दर कितनी है? वो घट रही है, बढ़ रही है? सर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है सर, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे जो फार्मर के पास एग्जैक्ट जाना चाहिए, तो प्रॉब्लम सर इम्प्लीमेंटेशन में है। बट गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है सर। जैसे अभी जो बिहार सरकार ने जो बजट बनाया है, यस सर। आपने देखा है उसको? उसमें क्या प्राथमिकताएं, किस तरह के एलोकेशन किए गए हैं? सर मुझे एजुकेशन का रिकॉल आ रहा है, बट एग्जैक्ट परसेंटेज एग्रीकल्चर का रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। मतलब उसमें ऐसा है कि पुलिस और उसमें ज़्यादा एलोकेशन है, एग्रीकल्चर बहुत नीचे आता है। यस इस तरह का ये विरोधाभास क्यों दिखता है कि कहा जाता है कृषि रूरल डेवलपमेंट इन सेक्टर को बढ़ाना है, बट जो एक्चुअल एलोकेशन है पुलिस फोर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? उसको आप कैसे देखती हैं कि इस तरह के विरोधाभास को, कि जो पॉलिसी है उसके विरोध में एलोकेशन कहीं और बढ़ रहे हैं? सर बिहार में एक मेजर प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर का है सर, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस सेक्टर में बजट को ज़्यादा रखा गया है सर। और अगर लॉ एंड ऑर्डर सही रहता है सर, तो आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बाहर से आउटसाइड से इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये सोचकर लॉ एंड ऑर्डर पे ज़्यादा खर्च करने के लिए पुलिस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखा है सर। नहीं तो ये अच्छी नीति है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आने दी जाए कि वो बिगड़ जाए, उसके बाद पुलिस में खर्चा किया जाए फिर, या उसको आने से पहले ही सुधार लिया जाए? हाँ सर, आने से पहले सुधार लेना चाहिए। उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है कि लॉ एंड ऑर्डर को सही मेंटेन करने के लिए उनको अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाया जाए, उन्हें सही व्हीकल प्रोवाइड करवाया जाए, उन्हें सही तरीके से वेपन प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, थैंक यू। आप मुझे खादी के बारे में बताएं, खादी क्या है, क्या फ्रीडम मूवमेंट में रहा,
क्यों पॉपुलर नहीं थी, अब पॉपुलर हो गई है, और ये आप सरकार क्या कर रही है? आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बता सकते हैं? केंद्र का खादी ग्राम उद्योग कर रहा है, खादी को हाँ सर, खादी हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और ये सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में MSME लेवल पे जो सबको रोज़गार प्रोवाइड करवा सकता है, एक ऐसे इंडस्ट्री में आता है सर। और खादी को हम अपने फ्रीडम फाइटर सिंबल भी मान सकते हैं सर। जैसे गांधी जी ने खादी को ही प्रमोट किया था, और उनका खादी को प्रमोट करने का एक सिंपल उद्देश्य ये था कि इससे सब लोग, अमीर जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने आप को फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ महसूस करें। यस सर। हाँ सर, अभी बिहार गवर्नमेंट ने खादी को प्रमोट करने के लिए पटना में ही सर खादी मॉल लॉन्च किया है सर। और अभी वो मॉल पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी ओपन किया जा रहा है। और सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी खादी को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर को हायर किया सर। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, वो खादी प्रमोट कर रहे हैं। और इससे यूनिटी और एक सर कह सकते हैं कि मतलब कॉस्ट इफेक्टिवनेस में खादी क्या महंगी नहीं आती है? सर खादी महंगा है सर, क्योंकि वो हैंडलूम बिजनेस है। और सर वहाँ पे अभी भी मशीनरीज का कम और हैंड क्राफ्टिंग ज़्यादा है, तो कॉस्ट के इफेक्ट से देखें तो खादी एक्सपेंसिव है कुछ सर। जो फैशन डिज़ाइनर हैं, यस सर। हैं कुछ नाम लेते हैं जिन्होंने खादी पे बहुत काम किया है? सर एग्जैक्ट फैशन डिज़ाइनर में मनीष मल्होत्रा को मैं याद कर पा रही हूँ सर, जिन्होंने सब्यसाची हैं, यस सर। ऋतु कुमार हैं, यस ये सब्यसाची, ये जो मनीष मल्होत्रा, ठीक है। अब आप बताइए, मैं अब आपको ये साड़ी आपने पहनी, मैंने क्वेश्चन से पूछा, इसके बारे में बताइए। सर ये जो साड़ी ये बिहार की मुझे मूल मध्य प्रदेश की लग रही है। नहीं सर, ये मणिपुर के ट्राइब्स ऐसा पेंटिंग करते हैं सर। और वो अपने ट्राइब के कल्चर को दिखाने के लिए ये यूज़ करते हैं सर। तो ये मोस्टली ट्राइबल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है सर। ठीक है, मणिपुरी साड़ी है सर मैं जहाँ से परचेज़ की उन्होंने मणिपुरी बताया था सर। ओके सर, आई विल श्योर। यस सर, मैं इस पे सर्च करूँगा सर। सर एक तो मुझे सर ट्राइबल कल्चर से लगाव था, तो ये सोच के, और मुझे लगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग और अभी ट्राइब जो है उनको आगे प्रमोट करना चाहिए सर। तो उनको प्रमोशन के लिए और यस सर, नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स आते हैं सर। सबसे पहले आसाम, उसका कैपिटल दिसपुर होता है सर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जिसका कैपिटल ईटानगर है सर। उसके बाद मणिपुर, जिसका इम्फाल है कैपिटल। फिर त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है सर। और एक मेघालय, जिसका कैपिटल सर मैं एक मिस कर रही हूँ, मैं रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ सर। और एक नागालैंड सर, नागालैंड कोहिमा सर। यस सर, मिजोरम सर। अभी सर सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ये जो मैरिज एक्ट है, इंडिया में कितने तरह से मैरिज लीगली कर सकते हैं? एक हिंदू मैरिज एक्ट है जो, और सर एक आर्य समाज मैरिज एक्ट को, आर्य समाज का जो मैरिज होता है वो भी लीगलाइज एक्सेप्टेड है सर। अभी मैं इतना रिकॉल कर पा रही हूँ, सॉरी। ओके सर, सॉरी सर, अभी मैं वो याद नहीं कर पा रही हूँ, मैं देखूँगी सर उसको। यस सर, इंडिया में अभी अभी एग्जैक्ट लीगल है या नहीं है सर, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि, बट सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस जैसा मैं याद कर पा रही हूँ सर, उसमें ये कहा गया है कि ये लीगल भी नहीं है। अगर कोई 18+ एज के कपल्स एक साथ रहना चाहते हैं तो ये इलीगल नहीं है सर। यस सर। यस सर।
हिसाब से जो मैट्रिलिनियल और मैट्रिलोकल सोसाइटी, यस सर। उसके बारे में यस सर। सर मैट्रिलिनियल सोसाइटी में जो ऑनरशिप होता है वो उस फैमिली के फीमेल के पास होता है सर। और मैट्री लोकल्स में कपल आफ्टर मैरिज अपने फीमेल ऑनर के पास ही रहते हैं सर। लाइक अगर दो मेल और फीमेल की शादी होती है तो मेल फीमेल के घर जाके रहता है सर मैट्री लोकल में। अभी जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, यस सर। किसी तरह के ट्रांजिशन से सर इंडिया का जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो प्रीवियसली पैट्रीलिनियल और पैट्री लोकल दोनों रहा है सर। और अभी सर मतलब आफ्टर ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट के ज़्यादा यूजेस के वजह से मैरिज जो है सर क्राइसिस से बोल सकते हैं कि एक तरीके से हो रहा है, क्योंकि डाइवोर्स रेशियो पहले के कंपेयर में बढ़ा है। बट अभी भी सर मैरिज का जो एसेंस है और इम्पोर्टेंस है वो अभी भी उतना ही है सर जितना पहले था सर। कुछ उसमें कहते हैं कि मैरिज के पहले यस ज़्यादा अगर कोशिश या ज़्यादा समय एक दूसरे को जानने में लगना चाहिए और डाइवोर्स बहुत इजीली हो जाना चाहिए, क्या सोचते हैं? डाइवोर्स भी नहीं करना चाहिए? सर अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि जिससे शादी करनी है उसको जानना चाहिए सर। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है कि जिससे हम शादी करने जा रहे हैं उसके बारे में जानें। और डाइवोर्स की सर जहाँ तक बात आती है तो अगर दो लोग एक साथ खुश नहीं हैं तो एक दूसरे की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने से और आने वाले बच्चों की भी फैमिली फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है कि पीसफुली सेपरेट हो जाना सर। इंडियन मैरिज, हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज देखें तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर हिंदू मैरिज में डाइवोर्स डिफ़िकल्ट है और आफ्टर ट्रिपल तलाक तो अभी तो मुस्लिम मैरिज में भी डाइवोर्स डिफ़िकल्ट हो गया सर। लेकिन वहाँ पे पहले डाइवोर्स ज़्यादा वर्बली हो जाता था, तो इसलिए ये डिफरेंसेस हो सकते हैं सर। बेसिक डिफरेंस क्या है मैरिज और मुस्लिम मैरिज? सर हिंदू मैरिज में जो मैरिज होता है वो थोड़ा डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़्यादा होता है सर। अपने क्लोज ब्लडेड में मैरिज बहुत इम्पॉसिबल होता है, जबकि मुस्लिम मैरिज में सर क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज पॉसिबल होता है सर। मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है कि हिंदू मैरिज? सर उस तरफ जाना चाह रहे हैं। ओके सर। मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्टिंग इंडिविजुअल्स और हिंदू में और हिंदू में। सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम सॉरी सर। ठीक। हॉबी क्या है तुम्हारी? सर मेरी हॉबी हिंदी में कविताएं लिखती हूँ सर मैं। वाह, एक ही हॉबी है कि और भी कुछ और? सर कुकिंग भी हॉबी है। कुकिंग भी करती हो? यस सर। कौन सी किस तरह की कविताएं लिखती हो? उसका कोई थीम होता है क्या? सर मैं मोस्टली घर से दूर रही हूँ सर, तो मेरा मोटिवेशनल पोएम ज़्यादा रहा है सर। घर से कहाँ दूर रही हो? सर हॉस्टल्स कॉलेज पूसा में? में, हाँ सर वहाँ पे हॉस्टल्स में ही मैं रही हूँ। पूसा के अलावा भी कहीं अकेले रही हैं आप? सर हॉस्टल्स था वहाँ पे। पूसा के अलावा भी कहीं आप अकेले रही हैं? सर दिल्ली में अभी अकेले स्टे कर रही हूँ। उसके दिल्ली में पहले रहती हो अभी? यस सर, उसके पहले पटना में भी प्रिपरेशन के टाइम में मैं अकेले रही थी सर। तो होम सिकनेस को जताया अपनी कविता में आपने? हाँ सर, मोटिवेशन कह सकती हूँ मैं, खुद के लिए मोटिवेशन। हिंदी में लिखती हो? हाँ सर हिंदी और में। उसको लोग पढ़ते हैं कि खुद ही पढ़ती हो? हाँ सर, यूनिवर्सिटी में एक बार मेरा पोएम पब्लिश हुआ है सर, पूसा मैगजीन में। कोई ऐसा दिल छूने वाला दो लाइन बताओ जो होम सिकनेस से रिलेटेड? हाँ सर, होम सिकनेस में बिहार पे ही पोएम लिखी हुई हूँ सर। सर अगर आप अलाउ करें तो मैं। हाँ अलाउड। सर इतिहास की विरासत है जहाँ, लोगों के दिल में बिहार तो दिमाग में भारत है यहाँ। बुद्ध के लिए ये ज्ञान की धरती है, माझी के लिए ये प्यार की मूर्ति है, अशोक का पराक्रम का शौर है, और ये हमारे बिहार का बदलता हुआ नया दौर है। वाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन। कुकिंग में क्या आपका इंटरेस्ट है? हाँ सर, कुकिंग में मैं सर नॉर्मल जो अपने लोकल फूड्स होते हैं वो कुक करती हूँ सर। खुद का खाना खुद बना के खाते हैं? रोटी चावल दाल ये सब? नहीं सर, उसके अलावा मुझे चाइनीज़ भी आता है सर, साउथ इंडियंस भी आता है। मैं साउथ इंडियन में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ सर, बट मैं बना लेती हूँ। बहुत अच्छा। चलो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत खुश रहेगा तुमसे। थैंक यू सर। जाओ, अभी बुलाते हैं फिर आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पर्सनालिटी प्लेजेंट है तुम्हारा, और
बोर्ड के साथ एंगेज करने का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, और डर भय नहीं है तुमको, बातें करती हो, ऐसा नहीं कि बीच में तुम सीवर कर जाओ, वो सब अच्छी बातें हैं। एग्रीकल्चर जैसा तुमने देखा, फील्ड ही ऐसा तुम्हारा एग्रीकल्चर में कर रखा है कि हज़ारों सवाल उठ सकते हैं, मतलब इतने एस्पेक्ट्स हैं कि इसका कोई आप एंडी नहीं पहली है। बार हम तो इंटरव्यू कुछ दे रही हैं? हाँ सर, मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है, कॉलेज में वाइवा बहुत बार दिया है सर। तो ये अभी फार्मर का जो डबलिंग ऑफ इनकम की स्कीम है या जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो भी हमने पूछा उससे रिलेटेड सारी चीज़ को पढ़ना चाहिए आपको, एग्रीकल्चर के बारे में थोरो होना चाहिए आपको। उसमें इंटरव्यू में अगर वक्त है तुम्हारा तो एक काम करो कि ऑनलाइन मिल जाएगा तुमको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एनुअल रिपोर्ट देखो, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में जितनी चीज़ मैंने बात की है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डबलिंग ऑफ इनकम या जो फार्मिंग जो क्रेडिट है, हर चीज़ के बारे में कुछ कुछ मिल जाएगा, एक थोरोली पढ़ के चली जाओ, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बिहार के एग्रीकल्चर के पे भी ले जाएंगे, फिर वो व्हाट इज द ग्राउंड सिचुएशन इन बिहार एग्रीकल्चर, उसको भी देख लो। तो एग्रीकल्चर में सवाल ज़्यादा आने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है सर। 2018 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आई, उसको भी थोड़ा देख लो, नेट पर है ऑलरेडी। एनुअल रिपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये सब देख लोगी तो एग्रीकल्चर का फ्रंट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा पूरा। एनुअल रिपोर्ट में तो सब कुछ ही मिल जाएगा। मतलब उसमें ये है कि फैक्चुअल से ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो अब उसमें आ रहा है। बिहार सरकार ने भी अभी उनको 25% कैपिटल सब्सिडी की बात करी है बजट में। तो अगर आप ये, जैसे आपने कहा ना कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो वो पार्ट पूरा कर लो। स्वामीनाथन जैसे इन्होंने कहा, तो वो थोरोली पढ़ो उसका, वो स्वामीनाथन वाला जरूर आएगा सवाल। हाँ, एक एक चीज उनका पढ़ो, बहुत सारा है वो उनका जहाँ आएगा जो नेशनल पॉलिसी और फार्मर्स है उन्होंने ही बनाई है 2007 की, वो ड्राफ्ट खाली ग्रीन रिवॉल्यूशन पे रुकने से नहीं काम चलेगा। तो वो जो बेसिक चीजें हैं ना, तो उसके हंड्रेड्स ऑफ कमिटी के हेड रहे हैं वो। डिटेल्स ना भी पता हो तो मोटी मोटी बातें बस ध्यान में रखो उसका। उनकी बेटी थी सौम्या स्वामीनाथन, जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट थी, ये भी पेपर में आ रहा था। ये सभी लिंकेज हो सकता है। बहन बहुत अच्छा पढ़ी, दे आर ऑल वेरी वेल। आई एम नॉट कंटेस्टिंग, लेकिन जो भी पहनेगा आई एम स्टिल नॉट क्लियर कि ये किसने आपको मणिपुरी साड़ी कैसे दी। अरे ठीक है यार, नहीं मणिपुरी साड़ी नहीं कहा, हाँ मणिपुर ने ये जो मोटिव है ये मणिपुर, ये ट्राइबल का है। नॉट माय, आई एम सेइंग आई एम नॉट कंटेस्टिंग, बट मुझे टेक्सटाइल मालूम है, हाँ? तो इसलिए कह रहा हूँ कि दे आर नॉट मणिपुरी। एमपी की हो सकती है, बॉर्डर इसका उड़ीसा का लग रहा है। ये अजरक की इसमें जो ट्राइबल्स बने वो लग रहे हैं कि ह्यूमंस, और दीज आर नॉट द मोटिव्स ऑफ, दे आर द पेड़ होंगे, पत्ती होंगी, दे आर द मोटिव्स ऑफ मणिपुर। नहीं आई एम नॉट कंटेस्टिंग, मैं अपनी भी नॉलेज मैं भी कह रहा हूँ, उसका मुझे नाम मुझे मालूम हो। तो सर मैं बस बता रही हूँ, आपसे एक एडवाइस ले रही हूँ। सर जो फाइनल डे के दिन टाइम है, उसमें मैंने मधुबनी पेंटिंग क्वेश्चन में कम, यस, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर थी सर। ऐसा कोई रहेगा साड़ी तो मैंने क्वेश्चन तो इसीलिए पूछ लेगा। मधुबनी, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं तो मधुबनी वाली तो बहुत पहन के आएंगी, और बहुत पहन आएंगे आप, तो उससे कुछ फर्क ही पहनो जिसपे सवाल पूछ ले कोई। एग्जैक्टली, मधुबनी का एवरी ज्यादातर बहुत लोग टाइम लगा साड़ी पे। चलो साड़ी का किस्सा खत्म करो, और कुछ पूछना तो पूछो। सर अभी तो एंथ्रो, मुझे भी एक्सपेक्टेशन है सर कि एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा। यस, तुमको सोर्स बता दिया, उसको पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। और सर मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग, बढ़िया बढ़िया सब, उसमें कुछ नहीं। बढ़िया सर बढ़िया। अभी एक बोर्ड के साथ मेरा मौका हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि जब आप बात कर रहे हो तो सिर्फ एक इंसान को नहीं देखो, सबको देखते रहो। कोई जरूरी नहीं। ये सब नहीं आप देख रहे हो, सबको देख रहे हो, सबको देख रहे हो, ठीक है। आप एक को देखो तो भी चलेगा, सबको देखो तो भी चलेगा। बहुत ही ये सब्सिडियरी मैटर है, ठीक है। नोबडी केयर्स अबाउट इट। कभी कभी आप सभी को भी देख सकते हो, ज़्यादा जो नहीं, पूछा- मान लो मैंने सवाल पूछा, मुझे ही बोल के Obviously, जवाब दिया, तो ये लोग माइंड कर जाएंगे थोड़ी। दीज आर वेरी वेरी माइनर थिंग्स जो इंटरव्यू बोर्ड इसको नेग्लेक्ट कर रहा है। उतना ध्यान नहीं। कोई इंटरव्यू बोर्ड इन सब फालतू, जिसको कुछ नहीं आता बकवास करने के लिए इंटरव्यू बोर्ड वाले आपको यही सब बताएंगे कि कुछ हमारे जैसा वो एग्रीकल्चर में इन डेप्थ में जा नहीं पाएंगे। हमारे जैसे सवाल पूछ, तो फिर वही बोल रहे हैं, हमारे जैसे सवाल पूछे थे उन्होंने कि खाली सबको देखो ही बताते रहते हैं, नाचो ये बताते रहते हैं। very superficial. डोंट टेक देयर एडवाइस, वेरी सुपरफिशियल दे आर। Very superficial. When you don't have the content, then you तो यही go सब for करोगे। the advice. नहीं तुमने वाइवा भी जब दिया होगा तो एक ही को तो नहीं दिया ना, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही लोग बैठे होंगे, तो वैसे ही आप ट्रीट करो इनको भी कि
जब देख सकते हो देखो, नहीं देख सकते हो मत देखो कोई। जैसे अभी आपने किया, ठीक बिल्कुल ठीक था। हाँ, अरे कोई भाव भंगिमा में कमी होती तो मेरी नोटिस में आ जाती, हम आपको खुद बता दिए होते। हमने नहीं बताया मतलब नहीं है, ठीक है। और सर मेरा प्रेजेंटेशन और एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक, गॉड ब्लेस यू। अच्छा करोगे तुम इंटरव्यू में, बस यही सब Okay. जो कहा गया उसको फॉलो अप करो। श्योर सर मैं ये रिपोर्ट पढ़ूंगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द हाँ, बेस्ट। ऑल द बेस्ट।